पिछले वीडियो में हमने यकृत के कार्य टॉपिक है वो शुरू किया था। यकृत का जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है पित्त का निर्माण। तो पित्त का निर्माण है वो पढ़ लिया था कि यकृत है वो पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस के अंदर पित्त लवण तथा पित्त वर्णक दो प्रकार के जो यौगिक है वो पाए जाते हैं। पित्त लवण है, पित्त लवणों के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट तथा टोरोकोलेट यौगिक है वो पाए जाते हैं। जबकि पित्त वर्णक है, पित्त वर्णक में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन दो यौगिक है ये पाए जाते हैं और इन दोनों यौगिकों का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। इसके अलावा पित्त रस है, यह भोजन में उपस्थित वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, यह भोजन को सड़ने से रोकता है और भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, अब आगे दूसरा कार्य है यकृत का, उसके वो लिखना है नंबर 2। यकृत का दूसरा कार्य, यकृत का दूसरा कार्य होता है कि यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित रखती है। यकृत का दूसरा क्या कार्य है? यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित रखती है। ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित रखती है। यकृत की कोशिकाएं हैं वो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित रखती है और इस क्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोजीनेसिस। इस क्रिया को ग्लाइकोजीनेसिस कहते हैं। इस क्रिया को ग्लाइकोजीनेसिस कहते हैं। ये हो गया दूसरा कार्य। तीसरा कार्य है कि जब रक्त के अंदर ग्लूकोज की या शर्करा की कमी हो जाए तो जो संग्रहित ग्लाइकोजन है उसको वापस ग्लूकोज में बदला जाता है। यानी जब रक्त में शर्करा की कमी हो जाए तो जो संग्रहित किया हुआ ग्लाइकोजन है इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदला जाता है और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने की क्रिया है उसको ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, नहीं क्या है, जब रक्त में शर्करा की कमी हो जाए, तब संग्रहित ग्लाइकोजन को वापिस ग्लूकोज में बदला जाता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजीनोलाइसिस
ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। यानी पहले स्टेप में क्या होगा, तो अधिक ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदलेंगे, दूसरी क्रिया में ग्लाइकोजन है उसको वापस ग्लूकोज में बदलेंगे। तो पहली क्रिया का नाम होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दूसरी क्रिया का ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब है चौथा और अगला कार्य, यकृत कोशिकाएं हैं वो वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल आदि से भी ग्लूकोज का संश्लेषण करती है और इस क्रिया को ग्लूकोनियोजिनोसिस कहते हैं। चौथा पॉइंट, यकृत कोशिकाएं वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल आदि से भी ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। आदि से भी ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। आदि से भी ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। इसे ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। इसे ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। अगला 5वां पॉइंट, यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का संश्लेषण व संचय करती है तथा विटामिन डी व विटामिन बी12 का संचय करती है। यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का संश्लेषण एवं संचय करती है तथा विटामिन डी एवं बी12 का संचय करती है। अगला पॉइंट है इसका, यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती है। यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है 7वां, यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ बनाती है जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। यकृत कोशिकाएं हिपेरिन, ठीक है, ये नाम है हिपेरिन, ये याद रखना है। यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ बनाती है जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, यानी रक्त है वो रक्त वाहिनियों में बहता है, लेकिन रक्त वाहिनियों में रक्त वो जमता नहीं है क्योंकि उसका कारण है यकृत कोशिकाएं हैं वो हिपेरिन पदार्थ है वो रक्त में मिला देती है, और ये हिपेरिन पदार्थ है वो रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। तो ये प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि रक्त वाहिनियों में रक्त वो नहीं जमता है। तो इसका कारण हो जाएगा हिपेरिन पदार्थ जो कि यकृत कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है। अब है आगे अपनी तीसरी ग्रंथि का नाम है, पहली ग्रंथि हो गई, पहली ग्रंथि थी अपनी लार ग्रंथि, दूसरी यकृत ग्रंथि, अब तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। 3 नंबर हेडिंग,
अग्नाशय, 3 नंबर रेटिंग आ जाएगी अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज बोलते हैं जिसको, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है, यह दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। पहली कौन सी है, यकृत, और दूसरी है अग्नाशय। ठीक है, यह अनियमित आकार की मिश्रित ग्रंथि है, यह नियमित आकार की और यह क्या है, मिश्रित ग्रंथि, यह मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, अब देखो मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। जो ग्रंथियां हैं वो होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले प्रकार की बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरे प्रकार की होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, और तीसरे प्रकार की ग्रंथियां जो होती है उनको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। अग्नाशय ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। यानी अग्नाशय ग्रंथि है उससे अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हार्मोन भी स्रावित होते हैं, और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में विभिन्न प्रकार के एंजाइम हैं वो भी स्रावित होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है, सेरोटोनिन नामक हार्मोन है, ये स्रावित करती है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में यह अग्नाशयी रस है वो है स्रावित करती है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे यह मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। यह मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की होती है। अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। इसका जो निर्माण है वो भ्रूण के एंडोडर्म से होता है। इसका निर्माण भ्रूण के एंडोडर्म से होता है। भ्रूणीय एंडोडर्म है, उससे अग्नाशय ग्रंथि का निर्माण होता है। इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं। इसमें 2 प्रकार के कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है, यानी अग्नाशय ग्रंथि, इस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाओं के समूह है वो पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रकार का जो कोशिकाओं का समूह है उसे एसिनाई कहा जाता है। पहले प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है एसिनाई, और दूसरे प्रकार की कोशिकाओं के समूह को बोला जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पहला प्रकार का कोशिकाओं का समूह हो गया एसिनाई, और दूसरे प्रकार की कोशिकाओं का समूह हो गया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। जो एसिनाई समूह है यह बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है।
ठीक है, और इसके द्वारा अग्नाशयी रस है वह स्रावित होता है। ठीक है, एसिनाई यह बहिस्रावी प्रकार का हो गया और इसके द्वारा अग्नाशयी रस है वह स्रावित होता है। अग्नाशयी रस, एसिनाई समूह बहिस्रावी प्रकार का हो गया और इसके द्वारा अग्नाशयी रस स्रावित होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं वो अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये होता है अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाएं हैं वो इसमें 3 प्रकार की होती है, जिनको अल्फा, बीटा तथा गामा कोशिकाएं कहा जाता है। अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं जो अग्नाशय है उसके अंदर होती है 3 प्रकार की, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं, इसके अंदर अंतःस्रावी प्रकार की कोशिका, अंतःस्रावी प्रकार की कोशिका 3 प्रकार की होती है, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं हैं, इससे ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। अल्फा कोशिका है, इसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा कोशिकाएं हैं, इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। जबकि जो गामा कोशिकाएं हैं, इन गामा कोशिकाओं के द्वारा सोमेटोस्टेनिन, ठीक है, गेस्ट्रीन तथा सीरेटोनिन हार्मोन है वह स्रावित होता है। सीरेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो ये हो गई अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि वापस देख लेते हैं एक बार शुरू से। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यह मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कितने कहते हैं? जो कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है वो मिश्रित ग्रंथियां कहलाती है। ठीक है, तो इस कोशिका का निर्माण है वो भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है और इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। पहले प्रकार की कोशिकाओं का समूह एसिनाई कहलाता है। दूसरे प्रकार की कोशिकाओं का समूह लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहलाता है। एसिनाई कोशिकाएं हैं, इसके अंदर बहिस्रावी कोशिकाएं, एसिनाई कोशिकाएं बहिस्रावी प्रकार की होती है, जबकि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं वो अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाएं होती है। एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशयी रस स्रावित होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा तथा गामा। अल्फा कोशिकाएं हैं, उसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा कोशिकाएं हैं, इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जबकि जो गामा कोशिकाएं हैं उसके द्वारा सोमेटोस्टेनिन, गेस्ट्रीन तथा सीरेटोनिन हार्मोन है वो स्रावित होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपना जो आगे का टॉपिक है वो आएगा मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि, यानी अपना जो आहारनाल है और साई ग्रंथियां हैं दोनों टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए। अब है पाचन तंत्र की क्रियाविधि। ठीक है, अगली हेडिंग है मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि, नई हेडिंग लगानी है, मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि है उसको हम अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का अर्थ होता है भोजन को ग्रहण करने की विधि। ठीक है, पाचन तंत्र की क्रियाविधि यानी पाचन किस प्रकार से पूर्ण होता है। सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है और भोजन को ग्रहण करने की विधि कहलाती है अंतःग्रहण। फिर
अंतःग्रहण करने के बाद उस भोजन का करना होता है पाचन। पाचन है वो अलग अलग जगहों पर होता है। सबसे पहले पाचन मुख में होता है। मुख में पाचन होने के बाद ग्रसनी और ग्रसिका जो ग्रास नाल है उसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। फिर आमाशय में पाचन की क्रिया होती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, और पाचन की क्रिया होने के बाद अगला पॉइंट है तीसरा पाचन की क्रिया विधि का, वो आ जाएगा अवशोषण, यानी जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करना। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने की क्रिया कहलाती है अवशोषण और स्वांगीकरण। अवशोषण और स्वांगीकरण ये दोनों पॉइंट है वो साथ साथ में हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट बचता है इसका, वो होता है बहिक्षेपण, यानी अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। ठीक है, 1 नंबर हेडिंग लगानी है हमें। पहले ही हेडिंग आ जाएगी अंतःग्रहण। ठीक है, अंतःग्रहण परिभाषा क्या है? किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है, मनुष्य है वो सर्वहारी प्राणी है। मनुष्य में अंतःग्रहण की क्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण के अंदर भोजन को चबाया जाता है और दूसरे चरण के अंदर भोजन को निगला जाता है। ठीक है, तो किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाएगी? अंतःग्रहण। ठीक है, मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। सर्वाहारी प्राणी का मतलब मनुष्य है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन प्रकार के भोजन है वो ग्रहण करता है। सर्वाहारी प्राणी है। ठीक है, मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद जो अपने दांत है ये कृतक दांतों के द्वारा भोजन को ग्रहण करेंगे। मुख गुहा में जो जबड़े हैं जबड़ों के द्वारा भोजन को चबाया जाएगा। ठीक है, यानी जबड़ों में भोजन को चबाने का काम करते हैं अग्रच्वर्णक तथा च्वर्णक दंत। अग्रच्वर्णक तथा च्वर्णक के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। अग्रच्वर्णक तथा च्वर्णक के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। ठीक है, जीवा की सहायता से भोजन को मुख गुहिका में घुमाया जाता है। जीवा की सहायता से भोजन को मुख गुहिका में घुमाया जाता है। ठीक है, तथा लार है तथा लार के साथ मिलाकर उसे अर्ध ठोस गोले में बदला जाता है। अर्ध ठोस गोले में बदला जाता है।
ठीक है, इसे ठीक है, इस अर्ध ठोस गोले को बोलस कहते हैं, जिसे बोलस कहते हैं। यानी जब भोजन के अंदर लाल मिल जाती है तो लाल मिलने के बाद भोजन है वो बोलस कहलाता है, जिसे बोलस कहते हैं।